देखो दे बेटा, यही था ना पकानी, यही ना था, ये था पद का विवरण, पद का देखो राष्ट्रपति है ना। देखो समझो, भारत के राष्ट्रपति, समझो कितना चलता है अनुच्छेद 52 से, कितना अनुच्छेद 52, 52 में हो गया राष्ट्रपति के पद का विवरण। कल समझा दिए थे राष्ट्रपति के पद के विवरण के बारे में। 52 कहता है कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारतीय संघ के लिए राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, ठीक ना। वह राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, वह राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध होगा। 3 पॉइंट लिखवा देते इसमें, यही था। वो भारत का प्रथम नागरिक होगा, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा। बताए थे कि राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में अंतर होता है। राष्ट्राध्यक्ष मतलब क्या होता है, शासनाध्यक्ष में क्या होता है, कल सब क्लियर कर दिए थे आपका, ठीक है ना। तो देखो 53 में क्या है, 53 में है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का ये लिखा था ना, अर्थात कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में इस तरह से निहित होती है कि यदि संसद के दोनों सदन द्वारा कोई भी कानून पारित हो जाता है तो जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर और मोहर नहीं लगाते हैं तब तक वह कानून अधिनियम कानून नहीं बन पाता। मान लो कि कोई भी अधिनियम आया तो पहले लोकसभा में आ गया तो राज्यसभा में आएगा, लोकसभा पारित करेगा फिर राज्यसभा पारित करेगा, पारित करने के बाद तब तक वो अधिनियम कानून नहीं बनता बेटा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर ना कर दे। क्लियर है, राष्ट्रपति करे भी अथवा ना भी करे यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। आगे पढ़ाएंगे वीटो पावर, ठीक ना, कभी कभी राष्ट्रपति अपना वीटो पावर लगा देता है, ठीक है ना। आगे पढ़ाएंगे, अभी बस ये समझो कि जब तक राष्ट्रपति उस पर नहीं सिग्नेचर करते हैं तब तक वह अधिनियम कानून नहीं बनता। ये कार्यपालिका क्या होगा, प्रमुख हो गया। दूसरा क्या होता है कि राष्ट्रपति दूसरे देशों के राजदूत को क्या करते हैं, यहाँ पे रिसीव करते हैं, अपने देश के राजदूत को क्या भेजते हैं, दूसरे देश में भेजते हैं। तो यह सब कार्यपालिका का प्रमुख है, समझो ना। जब तक कार्यपालिका के प्रमुख नहीं रहते तब तक इनके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहता है अनुच्छेद 53 कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है या कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 53 था ये वाला, था ना 53। अच्छा 54 देखो, 54 में क्या था बेटा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यही था ना बाबू। देखो निर्वाचन किसके द्वारा होती है, निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल। कल हम बता दिए थे बेटा कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं। तो इस निर्वाचक मंडल में देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना। ये सब लोग क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। अच्छा कौन शामिल नहीं होते हैं, लोकसभा के मनोनीत सदस्य जिनकी संख्या 2, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जिनकी संख्या 12, विधानसभा के मनोनीत सदस्य जिनकी संख्या 2, विधान परिषद के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य वो भी शामिल नहीं होंगे। और चौथा, ऐसी कोई सदन जो भंग हो गई हो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। यहाँ तक बता दिए थे, यहाँ तक बता दिए थे ना। अब आगे देखो, अब यही चल रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 यही चल रहा है ना बाबू। चलो देखो अगला पॉइंट देखो इसमें क्या होगा। अगला पॉइंट हम बताए बेटा, देखो अभी बिहार से ही समझो एग्जाम्पल, अभी तुरंत राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ना, कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू बनी है ना। महामहिम द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछता है। मान लो किसी भी स्टेट का सीएम, किसी भी राज्य का सीएम, वह राज्य जिस पढ़ा समझा रहे तुम लोग का स्टार्ट हो गया है, अब तुम ही लोग को मारेंगे लोग, अभी सब तो बहुत मार रहे तुम लोग मारेंगे। देखो मान लो वह राज्य मतलब ऐसी राज्य जिसके विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा विधान परिषद। देखो ये हो गया विधानमंडल, ध्यान से समझना है। विधान मंडल इसके 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हो गया ना 2 हिस्सा। देखो तो यह कितने राज्यों में है, 6। कितनों में है, 6 राज्यों में। यू आम बिकते हैं, इस पर ट्रिक चलता है, कल बताए थे, ठीक ना। सभी राज्य में नहीं। तो मान लो कि जिन राज्यों में विधान परिषद है, अगर उस राज्य का मुख्यमंत्री तब मुख्यमंत्री बना है किससे, विधान परिषद के थ्रू बना है। अच्छा मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए, या तो विधानसभा का सदस्य चाहिए या तो विधान परिषद का सदस्य चाहिए। तो मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा।
क्योंकि विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं, वह विधान परिषद के सदस्य हो रहते हैं। जो नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह विधान परिषद के सदस्य है, वह विधानसभा के सदस्य नहीं है। विधान परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री बने हैं। किधर है? तो विधान परिषद के निर्वाचित और विधान परिषद के चयनित मनोनीत दोनों सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। तो नीतीश बाबू द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए होंगे? नहीं दिए होंगे। हाँ सुनो ना, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वह क्या क्यों द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिए होंगे? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य बने, विधान परिषद के सदस्य हैं और विधान परिषद के थ्रू वो मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ समझ में ना, यही यदि वो विधानसभा के सदस्य होते तो वोट देते। तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर वह विधान परिषद का सदस्य है, किसका सदस्य है? विधान परिषद का, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं। आया समझे? निर्वाचक किधर पढ़ किधर ना, कोई दिक्कत आता या पढ़ किधर ना? विधानसभा विधान परिषद क्या होता है? अरे बाबू देखो, जैसे संसद हो गया ना, संसद हो गया ना, तो संसद के कितने हैं? दो, तीन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से विधानमंडल राज्य में होता है। विधानमंडल के कितने हैं? तीन, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। समझ ना, वह हो गया केंद्र की कार्यपालिका और यह होगी राज्य की कार्यपालिका। कल नहीं बताए थे? कल नहीं आया था? कौन पूछा क्वेश्चन? हाँ कल नहीं आया था? तो वही होगा विधानमंडल। कल सो रहा था तू, चला आया था, हम तुमको देखे थे, कल सो रहा था तू, ठीक है ना? हम नहीं कल बोले थे तुमको, और सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। ऐसा मेरे गुरु जी कहा करते थे कि जो भी व्यक्ति सो रहा है उसको जगाओ मत, बहुत खुशनसीब इंसान है कि उसको नींद आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों में नींद ही नहीं आती है, तो हम सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाते। चलवा को देख झुक रहा था आराम से, आयो लंबा गर्दन झुक रहा था, कहाँ गया? यो झुक रहा था। ऐसे भी सर सोने में किसी को डिस्टर्ब हाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? अब समझ में आया बाबू? यह राज्य की कार्यपालिका है, ठीक ना? विधानमंडल कहा जाता है, विधानमंडल के दो विधानसभा विधान और एक राज्यपाल होते हैं, ठीक ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इनका कानूनी दावपेच जो होता है, देखो समझो ये बाबू, अरे समझो, केंद्र की कार्यपालिका हो या राज्य की कार्यपालिका हो, और केंद्र की कार्यपालिका को यदि सुप्रीम कोर्ट में अपना कोई कंप्लेन करना है या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस कर दिया है, मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ या मतलब कोई भी ऐसा मामला हो जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ है, तो उनका कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कौन होता है? केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। वही व्यक्ति राज्य में कहलाता है महाअधिवक्ता। हाँ समझे ना, क्या कहलाता है? महाअधिवक्ता कहलाता है। इधर हो गया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इधर हो गया मतलब सरकार की कानूनी कार्रवाई कोर्ट में सुनाने के लिए या कोर्ट में हियरिंग करने के लिए अपना अपना एक वकील होता है। जो संघ का सबसे बड़ा वकील होगा उसको कहा जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो राज्य का होगा उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। उसको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी और इसको हिंदी में कहते हैं महाअधिवक्ता। किधर हो गया? कोई दिक्कत आता? कोई दिक्कत बोलो नहीं ना? चलो देखो, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी राज्य का सीएम मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होगा। किधर ये पॉइंट? कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? चलो अब आगे ध्यान से समझ ले बाबू, पॉलिटी है, एक एक पॉइंट फंसाएगा ना तो दिमाग खट्टा हो जाता है। चलो निर्वाचक मंडल हो गया। अच्छा, निर्वाचक मंडल में पॉइंट बताया ना कि निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। क्या होते हैं? प्रस्तावक। और 50 सदस्य क्या होते हैं? अनुमोदक। 50 सदस्य क्या होते हैं? अनुमोदक। क्या होता है बेटा? अनुमोदक। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रस्तावक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 50। और अनुमोदक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 50, है ना? प्रस्तावक अनुमोदक क्या होता है बेटा? जैसे मान लो कि कोई पार्टी अपना प्रस्ताव भेजी राष्ट्रपति के लिए, तो उस पर सिग्नेचर होता है कि इतने सदस्यों के सिग्नेचर से वह निर्वाचन आयोग में गया है, वही होता है प्रस्तावक। जैसे तुम कॉमनली कभी स्टेज का इनॉग्रेशन देखा हो, जैसे लोग बोलते हैं कि हम मतलब उसको क्या बोला जाता है जो संचालन करता हम इनको बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि संचालन करता हम इस स्टेज का संचालन करता हम इनके हाथों में, संचालन इसके हाथों पे सौंपते हैं। तो एक आदमी उठ के कहता है कि हम इनके प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं, कहता है ना उठ करके, आए फिर हाँ समर्थन करते हैं, अनुमोदित करते हैं। तो वही होता है। मान लो कि बीजेपी की राष्ट्रपति कैंडिडेट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और
एनडीए की थी और यूपीए के कौन थे? यशवंत सिन्हा। तो उनका प्रस्तावक और अनुमोदक होगा ना लोग, तो वही 50 सदस्य का होना चाहिए प्रस्तावक और 50 सदस्य का होना चाहिए अनुमोदक। इधर हुआ ना, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रस्तावक सदस्यों की संख्या कितनी? 50 और अनुमोदक सदस्यों की संख्या 50। इधर हो गया है तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। चलो अगला पॉइंट, प्रस्तावक अनुमोदक हो गया बेटा। अनुच्छेद नंबर कितना बताया? अनुच्छेद नंबर 53 राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया ना। अब देखो अनुच्छेद 55 देखो, आर्टिकल राष्ट्रपति का कोटा। क्या होता है राष्ट्रपति का? देखो कोटा करने का मतलब हुआ ना बेटा, समझ ध्यान देना। कोटा करने का मतलब हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए एक निश्चित मतों की आवश्यकता होती है, जिसे राष्ट्रपति का कोटा कहा जाता है। मान लो कोई भी व्यक्ति यदि जीतेगा तो एक कब जीतेगा? कोई ना कुछ एक कोटा होता होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जीतने के लिए एक निश्चित कोटा होता है, ठीक ना। एक निश्चित भाग, वोटों का निश्चित भाग होता है, उसी को कहते हैं कोटा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जीतने के लिए वोटों का एक निश्चित भाग होता है, ठीक ना, उसी को कहते हैं कोटा। अच्छा ये कोटा कितना होता है? देखो तुम लोग को समझना नहीं है, तुम लोग से पूछेगा नहीं, वनडे एग्जाम का एक चीज़ नहीं है, या उससे पूछेगा कमीशन वाले हैं, ठीक ना, निकलता है। ऐसे सिंपल समझ लो कि कोटा क्या होता है। राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा होता है, देखो कुल वैध मत बटा में कुल उम्मीदवार, वहाँ उम्मीदवार नहीं होता है, कुल वैध मत कुल पद होता है बेटा, कुल पद प्लस 1 प्लस यह होता है राष्ट्रपति का, ठीक ना। राष्ट्रपति मतलब देखो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को जीत घोषित किया जाता है, मतलब कुल वैध मत बटे कुल पद प्लस 1 प्लस 1। इस आधार पर मतलब इतना आएगा उसको वोट, तब जाके वह व्यक्ति जीत घोषित किया जाएगा। उस प्रत्याशी को जीत मतलब किया उम्मीदवार जीत गया है, सुनिए ना। तो देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए वोटों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति का कोटा। किधर हुआ? फिर से बता देते, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए वोटों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति का कोटा। वह कोटा का फॉर्मूला क्या होता है? कुल वैध मत बटे में कुल पद प्लस 1 प्लस 1। हालांकि यह चीज आपसे नहीं पूछेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ये बात लिख लीजिए, वनडे एग्जाम का चीज है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए इसमें अब क्या क्या हो सकता है, इसका देख लीजिए। राष्ट्रपति का कोटा हो गया अनुच्छेद 55। अब देखिए अनुच्छेद 55 में क्या क्या होता है, सुनो। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में, सुनो अनुच्छेद 55 में, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, मानो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, तो वह इधर उधर नहीं सुना जाता है। अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया तो वह विवाद कहाँ सुना जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। क्या होगा? अंतिम निर्णय। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्णय दे दिया, उसके ऊपर फिर कहीं पे सुनवाई नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट या तो राष्ट्रपति के पक्ष में फैसला देगा या राष्ट्रपति के विपक्ष में। पक्ष में दिया तो राष्ट्रपति आप बने रहे, विपक्ष में दिया रहेगा तो फिर आप राष्ट्रपति के पद से हट भी सकते हैं। देखना यह होगा कि किस आधार पे आप वहां पे कंप्लेंट हुआ है, किस सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पे केस आप पे हुआ है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट याद रखना कि पहला पॉइंट हो गया विवाद वाला, ठीक है ना, आर्टिकल अभी 55 चल रहा है, ठीक ना, कोटा वाला। दूसरा पॉइंट याद रखना कि हम निर्वाचक मंडल पढ़ाए थे बेटा, निर्वाचक मंडल। तो हम बताए थे आपको कि निर्वाचक मंडल के कौन से व्यक्ति सदस्य होते हैं, कौन से व्यक्ति सदस्य नहीं होते। तो सदस्य में हम आपको बताए थे बेटा कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। और दो ठो बताए थे यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे विधानसभा है
तो उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी निर्वाचक मंडल का हिस्सा माना गया है। ठीक है ना। लिखवाए थे, कब से माना गया है लिखवाए थे, संशोधन लिखवा दिए थे, ईस्वी सन सब लिखवाए 70वां 1900। हाँ, तो यह सब ऑलरेडी हम आपके नोट्स में लिखवा दिए। ठीक है ना। इस देखो, अगर इस निर्वाचक मंडल का कोई भी पद रिक्त रह गया, ठीक ना, इस निर्वाचक कुछ ना कुछ तो सदस्य होंगे निर्वाचक मंडल में, अगर इस निर्वाचक मंडल का कोई भी पद क्या रह गया हो, रिक्त रह गया, तो इस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि वह पद रिक्त था, और इस आधार पे राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित नहीं हो सकता। अगर निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से किसी भी कोई भी पद रिक्त रह गया हो, तो इस आधार पे राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है कि इनके चुनाव को अवैध घोषित किया गया। बात समझना, निर्वाचक मंडल है तो देखो 29 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी, लोकसभा एवं राज्यसभा मिला करके, अब देखो 29 स्टेट के विधायक हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी के विधायक हो गए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मिला करके सदस्यों की एक संख्या होगी ना। तो इन सदस्यों की जो संख्या होगी बाबू, ठीक ना, अगर इन सदस्यों की संख्या में से कोई भी एक पद रिक्त रह गया हो, कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं गया वोट देने, तो इस आधार पे आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि निर्वाचक मंडल के कोई सदस्य की पद रिक्त रह गई थी, इसीलिए चुनाव अवैध घोषित किया गया। ऐसा आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब निर्वाचक मंडल के सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर भी सुप्रीम कोर्ट आप जाने का हकदार नहीं है। यह आपकी प्रॉब्लम है कि आप राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग क्यों नहीं। क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों का पद रिक्त रहने पर, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या रिक्त रह गई हो, तो क्या इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो कभी नहीं जा सकते, ऐसा प्रावधान नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना। पहला पॉइंट क्या बताए कि विवादों का सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। अगर निर्वाचक मंडल का कोई भी सदस्य का पद रिक्त रह गया हो, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन नहीं हो सकता है कि उनका चुनाव क्या किया जाए, अवैध घोषित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, यदि देखो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे समझ, तीसरा पॉइंट समझ, यह पॉइंट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, SUPREM सही है ना, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी बेटा, दो ही देगी, या तो पक्ष में या तो विपक्ष में। कोई भी कोर्ट तो यही काम करती है ना। मान लीजिए आप केस कर रहे हैं या आप केस लड़ रहे हैं कोर्ट, तो या तो फैसला आपके हक में या तो आपके फैसला आपके। अगर पक्ष में फैसला आ गया तो बल्ले बल्ले राष्ट्रपति बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो राष्ट्रपति से हटेंगे, यही पे समझ। मान लो कि इनके विपक्ष में फैसला आ गया तो राष्ट्रपति का पद खाली करना पड़ेगा। इनका पद जाएगा, क्या जाएगा? पद। इनके मान लो इनका आज कितना तारीख है? 13 दिसंबर को फैसला आया राष्ट्रपति के विरोध में कि आपका निर्वाचन जो है अवैध घोषित हुआ है। तो 13 दिसंबर से पहले जितना काम किए होंगे, मान लो कि इनका निर्वाचन हुआ होगा अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को इनका निर्वाचन हुआ था। कितने अक्टूबर को? 2 अक्टूबर, ठीक ना। तो 2 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक तो राष्ट्रपति जितना भी कार्य किए होंगे, इनके कार्य को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इनका पद अवैध है, इनके द्वारा किया गया पूर्व में कार्य अवैध नहीं है। समझ में आया? फिर से देखो, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा करती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस होगा तो सिर्फ 2 ही चीज हो सकता है, या तो राष्ट्रपति के पक्ष में फैसला आएगा या राष्ट्रपति के विपक्ष में। अगर पक्ष में फैसला आ गया तो राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे। अगर विपक्ष में फैसला आ गया तो मान लो ऐसे समझो, आज कितने तारीख है? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देती है कि द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन जो हुआ वो अवैध तरीके से हुआ, इनके निर्वाचन को रद्द किया जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू 1-2 महीना पहले राष्ट्रपति बनी है ना जी, 25 जुलाई को बनी है। तो मान लो कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति बनी है, सपोज 25 जुलाई को, तो 25 जुलाई से 12 दिसंबर तक कुछ ना कुछ तो कार्य किए होंगे द्रौपदी मुर्मू। तो 25 जुलाई से लेकर 12 दिसंबर तक किए गए कार्य को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, उनके पद को अवैध घोषित किया जाएगा, ना कि उनके द्वारा पूर्व में किए गए काम को अवैध घोषित किया जाएगा। समझ में आ गया ना? किधर हुआ ना? कोई दिक्कत हुआ? क्लियर है समझ में ना? फिर बताएं, समझ में आ गया? किधर ना? चलो अगला पॉइंट देखो।
देख बाबू, अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद कितना बताए थे? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद पदावधि, राष्ट्रपति का कार्य ठीक है ना। देखो अनुच्छेद 56 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण किया गया है, राष्ट्रपति की पदावधि की विवरण की गई है। देखिए समानता, देखो समानता जब राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं ना, उस दिन से लेकर के इनका पद 5 वर्षों तक बना रहता है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। भारत में अगर एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए तब कितने जुलाई को हुई थी? 25 जुलाई। तब 25 जुलाई से 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल बना रहेगा, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। कितने वर्षों का? 5 वर्ष। पहला पॉइंट किधर हो गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, ठीक ना। अगर इस बीच में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। याद रखना कितने वर्षों का? 5 वर्ष। अगर इस बीच में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति। किसे देंगे? उपराष्ट्रपति। अगर सपोज करिए कि राष्ट्रपति को हटाना हुआ, राष्ट्रपति कुछ ऐसा कार्य किए हैं जिनसे संविधान का अतिक्रमण हुआ है या संघीय व्यवस्था का चल बस हो रहा है, देखो समझ लो। आज हम बोल दिए, तुम बोलते नहीं हम सुनने वाले इंसान को। कल लंबा मुर्गा हो रहा था, लंबा का मुर्गा रहा। देखो देखो देखो, सो मत यार, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। देखो कितना घुमाता है क्वेश्चन। मान लो कि घुमा दिया कि उनके द्वारा किया गया कार्य अवैध होगा कि नहीं होगा तो फंस जाओगे ना। इसलिए समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं है। आराम से मैप पे समझ लो, हिस्ट्री रट के चल जाओ, हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिटी है, पॉलिटी समझना ही पड़ता है। देखो अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 5 वर्षों का। अगर इसके पहले यदि 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। अगर इसके पहले 5 वर्ष से पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग। कौन सी प्रक्रिया होती है? महाभियोग। आगे बताएंगे अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। क्या है? 61, ठीक है ना। अनुच्छेद 61 में महाभियोग बताएंगे, ठीक है। तो किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। अच्छा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष। अगर इसके पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे संबोधित करता है? अच्छा अगर इसके पहले राष्ट्रपति को हटाना तो किस प्रक्रिया द्वारा? किसके प्रक्रिया द्वारा? अब मान लो कि अब देखो चौथा पॉइंट देखो, इसका चौथा पॉइंट है कि मान लीजिए कि 5 वर्षों से पहले अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, 5 वर्षों से पहले अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अभी आगे हम पढ़ाएंगे कैसे क्रम चलता है। उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ डिटेल ले लो, आगे पूरा टॉपिक इसे क्लियर कर देंगे। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण किया गया। कार्यकाल के विवरण में 4 पॉइंट। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष का। अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसे संबोधित करते हुए देगा? किसे? उपराष्ट्रपति। किसे? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को इस 5 वर्षों से पहले हटाना हो तो किस प्रक्रिया द्वारा? अगर राष्ट्रपति का पद 5 वर्षों से पहले खाली हो गया तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये 4 पॉइंट समझ में आ गया ना। इसमें पदावधि में कितना पॉइंट? 4। 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति, महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं आता? चलो अब इसके बाद कौन है? राष्ट्रपति पुनः अनुच्छेद 57 ना। हाँ बोलो। राष्ट्रपति मर जाएंगे तो फिर से चुनाव होगा कि 5 साल तक उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं। आगे भी बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, तुरंत बता जरूर कैसे कैसे होता है। अगर राष्ट्रपति मर गए तो देखो एक तो प्रावधान यह है कि उपराष्ट्रपति तब तक उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब तक कि अगला राष्ट्रपति ना आ जाए, ताकि राष्ट्रपति का ही पद एक भारत में ऐसा है जिसको कभी खाली छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष का होता है और राष्ट्र अध्यक्ष का पद कभी खाली नहीं होता है। ये शासनाध्यक्ष नहीं है, उसका पद खाली भी रहेगा तो राष्ट्रपति संभाल लेंगे। ये राष्ट्र अध्यक्ष का पद है, ये कभी खाली नहीं रह सकता। तो उपराष्ट्रपति तब तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब तक कि अगला राष्ट्रपति ना आ जाए। है समझे ना? और अभी बताएंगे आगे जब यदि लोकसभा पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कि कितने दिन के अंदर इसका चुनाव करा लिया जाता है। समझे ना? किधर अनुच्छेद कितना है? हो 57।
अनुच्छेद पुनः निर्वाचन। क्या है? पुनः निर्वाचन। देखो भारतीय संविधान, देखो समझ आओ, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति बनने से रोका जाए। अगर वह व्यक्ति एबल है, अगर उनको लोकसभा, राज्यसभा एवं संबंध जितने भी राज्य उनके विधानसभा के सदस्यों का मत प्राप्त हो रहा है, तो वह व्यक्ति चाहे जितनी बार हो राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति चाहे जितनी बार हो राष्ट्रपति बने, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक बार बन गया तो उसको हटा दीजिए, ऐसा नहीं है। ऐसा अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम का एक राष्ट्रपति बना था। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट लंगड़ा राष्ट्रपति था, याद रखना। अमेरिकी इतिहास का लंगड़ा राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यह लगातार 4 बार राष्ट्रपति बने थे। कितना बार? 4 बार। 3 बार नहीं, 4 बार बने। लगातार कितने बार? 4 बार। उसी समय अमेरिकी संविधान में यह संशोधन कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं रह सकता। जैसे पिछला थे बराक ओबामा, 2 बार से बेसी उनको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया। कोई संविधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 4 कितने वर्षों का? 4 वर्ष। अब भारतीय राष्ट्रपति का? अमेरिका 4, भारत 5। अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब भारत में अनंत, जितना बार जीत सकते हो जीत लो। ये आपके काबिलियत पे डिपेंड है कि आप कितनी बार जीत सकते हैं। आज समझे ना, क्लियर हुआ? तो अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की व्यवस्था करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बनना है बने, संविधान में इसके खिलाफ में कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर हो गया? तो पुनः निर्वाचन का विवरण किसमें? अनुच्छेद 57। मतलब मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू, हो सकता है अगली बार फिर द्रौपदी मुर्मू बने, हो सकता है 5 साल बाद फिर द्रौपदी मुर्मू बने, 5 साल बाद फिर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बने, कोई दिक्कत नहीं है। बनती क्या? संविधान को रोक नहीं सकते। समझना, जितनी बार है जीते। प्रधानमंत्री का भी नहीं है भारत में, जितनी बार जीतना है जीतिए। मान लीजिए 2 बार मोदी जीता, मोदी जीते ना 2 बार, भगवान ना करे 3 बार जीते, ऐसा नहीं कहना ना, हम नहीं कहते ना। अरे दिक्कत क्या था? बड़ी दिक्कत है। अरे बहुत दिक्कत है। हम नहीं, आपके हित के लिए हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। अच्छा बाबू, लोकतंत्र है, चला लोकतंत्र है, लोकतंत्र, ठीक ना। चलो अनुच्छेद 57 हो गया ना। अनुच्छेद 58 देखो, अनुच्छेद 58 आर्टिकल इतना ही भरोसा है ना चला, ए चलवा, इतना ही अपने आप इतना भरोसा है ना, तो एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से वोट करा लेना, पता चल जाएगा कि कौन टक्कर में है। अगर इतना ही तुम सही हो तो एक बार ईवीएम हटा करके करवा लो ना बैलेट पेपर से वोट, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन है टक्कर में और क्यों पड़े हो चक्कर में, पता तुरंत चल जाएगा। बेटा एक बात याद रखना, दुनिया का ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जिसको हैक नहीं किया जा सकता है। हम आपको बताए थे ना, अंकित फाड़िया की कहानी सुने? अंकित फाड़िया IIT कानपुर का लड़का था। सुन ना, सुनो बाबू, अंकित फाड़िया IIT कानपुर का लड़का था, CS ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस। वो कानपुर में बैठे बैठे अमेरिका के जॉर्ज W बुश का अकाउंट हैक कर दिया था। जॉर्ज W बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। अंकित फाड़िया की कहानी सुन लो, है समझे ना। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज W बुश, और बैठे बैठे कानपुर से उनका अकाउंट हैक कर दिया था अंकित फाड़िया। और वही तो ना जी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जितना पैसा उड़ाया ना, उसको उड़ाने के बाद अपने भाई के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया। उसका भाई खूब शॉपिंग किया और तुरंत वहां पे इंडिकेट कर दिया। CIA जो होता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की खुफिया विभाग है CIA, उसको तुरंत इंडिकेट कर दिया इंडिया, और इंडिया से पता लगा लिया कानपुर का लड़का है। वो सब आया, मनमोहन सरकार थी उस समय, समझे ना। 4-5 की बात है, 5-6 की बात है, अंकित फाड़िया कहानी। मनमोहन सरकार जब बनी थी शुरू में, तब 2003 के बाद जो बनी थी, तो जब आया यहाँ पे CIA, तो सरकार की मदद से ही जाएगा IIT कानपुर। तो बोला कि नहीं, हम सिर्फ इस लड़का के टैलेंट को जानना चाहते हैं कि लड़का अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट हैक कैसे हो गया। अपने तो बिल गेट्स के अकाउंट हैक कर लेगा, एलन मस्क का भी कर लेगा, ये तो किसी का अकाउंट उड़ा सकता है। समझो ना। तो जो IB थी, भारतीय की खुफिया विभाग की IB थी और रॉ थी, तो इनके अधिकारी जाते IIT कानपुर में और बोलते हैं कि आई हैव ए अकाउंट नंबर
इन विच लॉट्स ऑफ मनी इज अवेलेबल। मेरे पास एक खाता संख्या जिसमें बहुत सारे पैसे हैं और इस खाता को हैक करना है। देखते हैं कौन लड़का हैक करता है, इस आधार पे आपकी कंपनी में प्लेसमेंट होगी। प्लेसमेंट के नाम पर उसको फंसा लिया, बेचारा समझ नहीं पाया कि हम फंसे हुए हैं, तुरंत हैक कर दिया, तुरंत हैक कर दिया उस अकाउंट को, अंकित फाड़िया। और वाला बोला कि चलो उठ के दिल्ली, थोड़ा बुला रहे हैं मनमोहन जी, उठा के ले गया और अंकित फाड़िया को दिल्ली। सीआईए बोला कि किए कैसे? अमेरिका उसकी मांग कर रहा था कि हमको दे दीजिए इस लड़का को, हम इसको इसका यूज करेंगे, मतलब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको और आगे बूम करेंगे। मनमोहन साहब बोले नहीं, ये मेरे देश का रत्न है, इसको हम आपको नहीं दे सकते। आज अंकित फाड़िया भारत सरकार के लिए काम करता है, समझे ना। हैकर 2 मूवी आया, हैकर 2, हैकर 1 हैकर 2, उसी का कहानी दिखाता है, समझे ना। तो बाबू एक अब अमेरिका के राष्ट्रपति का यदि अकाउंट हैक हो सकता है तो फिर ईवीएम किस गली का मूल्य हो। इतना ही अपने आप पे भरोसा है ना, चला तो बैलेट पेपर से एक बार मैदान में कूद जाओ, फिर दिखा देंगे कि कौन क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ऑनलाइन एग्जाम हैक नहीं होता है? हाँ होता है, ऑनलाइन भी गलत है, ऑनलाइन एग्जाम भी गलत है, वो भी हैक है, ऑटोमेटिक चलता है, देखिए लाइव ऑनलाइन भी गलत है, सही बात बोला है, ऑनलाइन एग्जाम हैक होता है। लाइव देखते हैं। तो खैर ये एग्जाम की बात है, इससे देश की तंत्र को प्रभावित। देखो चुनाव पे बहुत चीज डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि गुजरात में चुनाव जीत गया है बीजेपी? नहीं जीता है, ईवीएम को चेंज किया गया है। आप मानिए या मत मानिए, या तब तक नहीं खुलेगा। ये देखो सच को साच पाँच नहीं होता है बेटा, कई दिन तक रहोगे सत्ता में, एक ना एक दिन तुमको सत्ता से हटना पड़ेगा। और जिस दिन सत्ता से हटा ना, उस दिन देखना रिपोर्ट जरूर आएगी कहाँ कहाँ पे ईवीएम बदला है। जहां जहां पे बीजेपी है अभी, वहां से बीजेपी नहीं हट सकती है, ताकि केंद्र में भी उसकी सरकार, राज्य में भी उसकी सरकार, वो आसानी से ईवीएम बदल सकता है। बिहार में करके दिखा, बिहार में नहीं हो सकता है, समझे ना। ये होने वाला है। चलो देखो अनुच्छेद 58 दे, एक बार बैलेट पेपर पे आ जाओ। जहाँ जहाँ मोदी हारा वहाँ पर ईवीएम सही था। हाँ आ जाना। देखो अनुच्छेद 58 है बेटा, योग्यता क्या है? योग्यता राष्ट्रपति का अनुच्छेद 58 में किसका विवरण है? राष्ट्रपति के योग्यता का, ठीक ना। अच्छा योग्यता में क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहला होना चाहिए कि वो भारतीय हो। क्या हो? भारतीय। अब कोई पाकिस्तानी को बना दोगे राष्ट्रपति, ससुरा वाल कायदा को लाके बसा देगा, लश्कर तैयबा को लाके बसा देगा, दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहला क्या है? वह व्यक्ति क्या हो? भारतीय। अब कोई चाइनीज आएगा तो बोलेगा आओ माओ चाओ, तो पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की योग्यता में सबसे पहली योग्यता क्या हो? वह व्यक्ति क्या हो? भारतीय, ठीक ना। दूसरी योग्यता, उनकी उम्र कितनी हो? 35 वर्ष। कितनी हो? 35 वर्ष। वह व्यक्ति हो भारतीय, वह उनकी उम्र कितनी हो? देखो फलानी बेटा क्लास में, वह व्यक्ति क्या हो? भारतीय, उसकी उम्र कितनी हो? 35 वर्ष। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता। वह व्यक्ति क्या रखता हो? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक ना। यह 3 चीज याद रखना। योग्यता में कितना चीज? 3 चीज। पहला व्यक्ति का हो? भारतीय, उसकी उम्र कितना हो? 35 वर्ष। वह किस सदन की सदस्य बनने का योग हो? लोकसभा। याद रखना, राष्ट्रपति में लोकसभा और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा, ठीक ना, याद रखिए। राष्ट्रपति आएगा तो किससे मारना है? लोकसभा। जब उपराष्ट्रपति क्या पूछा तो किसको मारना है? राज्यसभा, ठीक है ना। यह 3 ठो इनका योग्यता है, ठीक है ना। क्या है? योग्यता। चलिए 58 हो गया, अब 59 देखो। रुक जाओ, बता रहे हैं, इसमें नहीं, योग्यता में नहीं, दशा में है। आ रहे हैं, बता रहे हैं, उसका भी बता रहे हैं। वह व्यक्ति लाभ के पद पे धारण ना करता ना, हाँ। कुछ है ना कि एंग्लो इंडियन खड़ा हो सकता है कि ना? काहे नहीं हो सकता? काहे नहीं हो सकता एंग्लो इंडियन खड़ा? काहे नहीं हो सकता है? वो भी भारत का नागरिक है। एंग्लो इंडियन किसको बोला जाता है? या तो माँ विदेशी हो या तो बाप विदेशी हो, दोनों में से कोई एक विदेशी हो, उनका जो संतान होता है वो आंग्ल भारतीय है ना, तो उसको आखिर नागरिकता मिली है ना। ये नागरिकता कानून में पढ़ाए है ना, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है तो क्या नहीं राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकते? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? उन पर प्रतिबंध ही क्यों नहीं हो सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। समझ में, इस आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वह किस समुदाय से आते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। क्लियर है? इस आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर है? कितना हुआ? अनुच्छेद 58 हो गया ना। अनुच्छेद
59 अनुच्छेद, अरे रुको हला मत करो। अनुच्छेद 59 में क्या है? अनुच्छेद 59 देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शर्तों का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शर्तों का उल्लेख है। निर्वाचन संबंधी शर्तों का, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला शर्त, वह पागल एवं दिवालिया ना होना चाहिए। पागल मतलब इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होता है, पागल। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, किंगफिशर का मालिक क्या था? विजय माल्या। यह सब बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट मतलब भारतीय संपत्ति को अपने बिजनेस में प्रयोग किए, भारतीय संपत्ति को वापस बैंकों को नहीं कर पाए और पैसा लेकर के भाग गए। बैंकरप्ट को हिंदी में बोला जाता है दिवालिया। क्या बोला जाता है? दिवालिया। जिन पे अरबों खरबों का कर्ज वो विदेश भाग गए, ठीक है ना। तो वह व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए और वह व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए। पहला दशा क्या था? वह पागल और दिवालिया ना हो। अब देखो दूसरा, वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद नहीं धारण करता हो। लाभ का पद, लाभ का पद मतलब होता है बेटा, देखो इसको ऐसे डिफाइन किया है। लाभ के पद क्या डिफिनेशन सुनो, वह किसी सरकारी पद पे नहीं हो, सरकारी पद पर नहीं हो, इसी को लाभ का पद माना जाता है। इसमें एक पद होता है प्रोफेसर का। किसका होता है? प्रोफेसर का। प्रोफेसर के पद को लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा। याद रखो, अगर कोई व्यक्ति प्रोफेसर है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। प्रोफेसर के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। तो पहला क्या, वह व्यक्ति पागल और दिवालिया नहीं हो, वह किसी लाभ के पद को धारण ना करता। यह क्या राष्ट्रपति का शर्त है। आगे देखो, तीसरा शर्त क्या बेटा? देखो तीसरा शर्त समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मतलब अभी कौन निर्वाचित हुई? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, इनका निर्वाचन कब होता? 25 जुलाई। 25 जुलाई समझो। हाँ हाँ, शपथ ग्रहण 25 जुलाई, तो उसी दिन से निर्वाचित हुई। देखो समझा, द्रौपदी मुर्मू बनी है महामहिम, 25 जुलाई को बनी है। अगर द्रौपदी मुर्मू संसद के किसी सदन की सदस्य रही होंगी या विधान मंडल के किसी सदन की, देखो संसद में क्या हो गया? लोकसभा, राज्यसभा, इधर समझो। मान लो कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की है। कितने जुलाई को? 25 जुलाई को। तो अगर वह संसद में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो, ठीक है ना, याद रखिएगा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो, तो जिस दिन से राष्ट्रपति निर्वाचित होती है उसी दिन से इनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। फिर से, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो गया और निर्वाचन होने से पहले वह क्या हो? या तो लोकसभा का सदस्य हो, या राज्यसभा का सदस्य हो, या विधानसभा का सदस्य हो, या विधान परिषद का सदस्य हो, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उनकी सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाती है। यह क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शर्त। इधर हो गया। पहला क्या था? वह व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद को धारण नहीं करता, अर्थात सरकारी नौकरी में ना हो। प्रोफेसर को सरकारी नौकरी के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अगर वह व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अथवा या वो विधानसभा या विधान परिषद हो, तो जिस दिन से राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुआ है उसी दिन से उसकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। हो गया क्लियर? चौथा, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो उसके कार्यकाल के दौरान ना तो उसके वेतन में कटौती कर सकते हैं और ना ही उसके भत्ते में कटौती। क्लियर है? ना उनका वेतन आप काट सकते हैं, जितना वेतन पे उनकी नियुक्ति हुई उतना ही वेतन अभी भी मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गया हो तो उसके वेतन और भत्ते में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। चारों पॉइंट समझ में आएगा? पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति किसी लाभ के पद को धारण ना करता हो। लाभ का पद क्या माना है? प्रोफेसर लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। अगर वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा अथवा विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो तो जिस दिन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ उसी दिन से उसकी सदस्य रद्द मानी जाएगी। चौथा, अगर राष्ट्रपति के पद पे कोई व्यक्ति निर्वाचित हो गया हो तो उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते एवं सुख सुविधा में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। क्लियर? समझ में आया?
आगे समझ बाबू, और समझ में आगे बता दें, छोड़ दें, रहने दो यहीं तक। कितना बच गया? 59, 60, 61 दूध बजाना बंद कर।